हमारी आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य तो आतंकवाद और संगठित जो अपराध है उनके बीच में डिफरेंस करना है। अब बात करते हैं संगठित अपराध को लेकर। अब संगठित अपराध के भी आप दो टर्म देखेंगे, एक शब्द है संगठित और दूसरा शब्द है अपराध। अब पहले अपराध का मतलब मुझे आप बताओ। अपराध का मतलब होता है कानून का उल्लंघन। अब जब कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं गया, रेड लाइट थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ध्यान नहीं दिया, रेड लाइट क्रॉस कर दी। कानून ये कहता है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते, चालान कट जाएगा आपका। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है, इसका मतलब मैंने अपराध कर दिया। अब बात करते हैं संगठित का क्या मतलब है। तो संगठित अपराध की कोई ऑफिशियल परिभाषा नहीं है, लेकिन संगठित अपराध को परिभाषित करने के तीन चार लक्षण हैं। संगठित अपराध करने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए, पहली तो ये शर्त। तो ऑफिशियल परिभाषा नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि तीन या तीन से ज्यादा, फिर कितने भी हों, लोग मिलकर कोई ऐसा काम करें जिससे पहले से स्थापित कानून टूटता या टूटने की संभावना है या टूट जाता है, तो उसे संगठित अपराध की कैटेगरी में रखा जाएगा। एमपीएसआई मुख्य परीक्षा के हिसाब से सर इससे कैसे प्रश्न बनेगा, और अगर एमपीएसआई में ये पूछें कि संगठित अपराध कहां परिभाषित है ये बताओ, तो मैं तो कह रहा हूं ऑफिशियली तो कोई परिभाषा है ही नहीं। फिर भी संगठित अपराध के लिए दो जगह विवरण मिलता है। दो जगह कहां मिलता है, एक है मकोका, महाराष्ट्र का जो एक्ट आया है संगठित अपराध के लिए 1999 में, उसमें भी मिलता है। और दूसरा है बीएनएस की धारा 111 में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया। तो संगठित अपराध को दो जगह परिभाषित स्पष्ट रूप से किया गया है, एक तो मकोका अधिनियम 1999 में जो महाराष्ट्र लाया था, और जो बीएनएस धारा 2023 में, ये पहले आईपीसी थी, इसको बदलकर 2023 में बीएनएस बना दिया गया, इसकी धारा 111 में संगठित अपराध परिभाषित है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ में आया कि संगठित अपराध के संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम परिभाषा कहां पर है, कहां पर परिभाषित किया गया है। तो एक तो बीएनएस की धारा 111 में और मकोका एक्ट 1999 में, ये प्रमुख रूप से यहां परिभाषित है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर संगठित अपराध की परिभाषा में कहा क्या गया है, तो उसमें जो कहा गया है वो मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ है। पहला कि अगर आर्थिक लाभ के लिए या भौतिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ कहने का मतलब है पैसा, भौतिक लाभ कहने का मतलब है कार ले ली, आईफोन ले लिया। तो आर्थिक लाभ पैसा, भौतिक लाभ सोना चांदी, आईफोन, कार, घर, खेत खलिहान, इनके लाभ के लिए तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों का समूह। शब्द यहाँ व्यक्ति लिखा है, इसमें पुरुष भी शामिल हो सकता है और इसमें महिला भी शामिल हो सकती है, और जो भी जेंडर है इसमें LGBTQA ये भी शामिल हो सकते हैं। फिर कुछ भी व्यक्ति के रूप में फिर एक पूरे इंसान को परिभाषित किया गया यहाँ पे। तो तीन या तीन से अधिक व्यक्ति मिल जाएं। लालच, लालच क्या है, आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से।